असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। रह गई कमी क्या, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। रह गई कमी क्या, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वंस अगेन our YouTube channel Genius Junction 31 welcomes all of you here। कैसे हो स्टूडेंट्स? आशा करता हूँ यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से हम आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करने के लिए। आइए देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछले वीडियो में पढ़ाई गई चीजें 2 मिनट के अंदर रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन से रूल्स होते हैं, आपने जाना था। साथ ही साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देकर भी समझाया था। मित्रों, मैं चाहता हूं आपको मैं ऐसा पढ़ाऊं कि दोबारा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना ना पड़े। इसके लिए फ्रेंड्स टाइम तो लगेगा। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कई एक टुकड़ों में पढ़ाना चाहता हूं, सो दैट चीजें छूटे ना। सभी चीजों को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो एग्जाम्पल्स कल आपको पढ़ाए गए थे उन्हीं के आगे शुरू करना चाहता हूं। फॉर्मूलाज कल के वीडियो से आप लोगों ने राइट कर ही लिया होगा, उसी के आगे आज उससे कुछ बड़े एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको रुपए देता हूं। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। वह हमेशा सच बोलता है। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। आइए देखते हैं यह सेंटेंस, मैं आपको रुपए देता हूं। इसमें स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, जैसा कि आपने कल के वीडियो में जाना था, सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट whom समथिंग इज बीइंग सेड, यानी कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, मैं के बारे में। तो इसमें मैं हो गया सब्जेक्ट। अब यह देखना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, खास बात यह है कि हमें देखना रहता है सब्जेक्ट क्या है और उसके बाद सब्जेक्ट किस नंबर का है, सिंगुलर है या प्लूरल। बस यही इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो जैसा कि कल फॉर्मूला में बताया गया आप लोगों को कि आई वी यू दे प्लूरल होता है। आई वी यू दे प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ज्यों की त्यों लिख देते हैं, एज इट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लगता है। तो मैं बोले तो आई। अब उसके बाद क्या होना होता है बच्चों, सबसे पीछे चले जाते हैं एकदम।
फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद एकदम पीछे भाग आएंगे सेंटेंस के सबसे आखिरी में। लास्ट में लिखा है ता हूं, देता हूं। ता हूं सहायक क्रिया होती है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं की जाती। छोड़ दीजिए इसको। अब क्या बचा, दे। दे बोले तो देना। देना की इंग्लिश गिव होती है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए गिव ज्यों की त्यों लिख दी जाएगी। तो हो गया आई गिव। मित्रों, आई गिव की हिंदी क्या निकल रही है, मैं देता हूं। मैं देता हूं। क्या देता हूं, किसको देता हूं, आई गिव। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका भी एक वीडियो अलग बना देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका वीडियो अलग से स्पेशल बना देंगे। ठीक है, तो आई गिव मैं देता हूं। अब ऐसे समझ लीजिए आप, रुपए देता हूं, किसको देता हूं, तो जिसको देता हूं वो पहले आएगा, यानी कि आपको। आपको बोले तो यू, आई गिव यू, मैं तुम आपको देता हूं। क्या देता हूं, रुपए। बोले तो रुपीज या मनी। आई गिव यू रुपीज। आई गिव यू रुपीज। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई गिव रुपीज टू यू। इस प्रकार से भी बन सकता है सेंटेंस। जनरली इस तरह से बनाया जाता है, आमतौर पे इसी तरह से बनाया जाता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो व्यक्ति वाला पहले आता है। व्यक्ति वाले से मतलब है लिविंग। और समटाइम्स ऐसे भी बनाना पड़ता है तो टू या फार का प्रयोग होता है। इसका जैसा कि मैंने बताया, एज आई टोल्ड ऑल ऑफ यू, इसका एक स्पेशल वीडियो में बनाना चाहता हूं ताकि इसकी और भी चीजें जो हैं वो कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए उसमें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। अब ये थोड़ा सा अलग है। कैसे, सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। और तुम क्या है, आई वी यू दे प्लूरल। आई वी यू दे प्लूरल होता है, बहुवचन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बार और रिपीट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मुख्य क्रिया की ज्यों की त्यों फॉर्म लिख दी जाती है। कुछ भी ना तो ऐड करना रहता है ना ही कुछ लेस करना रहता है। तो यू हो गया। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब सबसे आखिरी में होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के साथ में होती है। ते हो के साथ में क्या लिखा हुआ है, जान। जान बोले तो जानना, यानी कि नो। यू नो, तुम जानते हो। यू नो की हिंदी क्या निकल रही है, तुम जानते हो। क्या जानते हो, अंग्रेजी बोलना। तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा स्पीकिंग इंग्लिश, रॉन्ग हो जाएगा। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे बच्चों हाउ टू लगेगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अभी इस सेंटेंस पर बेस्ड ऑन मैं आप लोगों को SW में सेंटेंसेस दूंगा जो कि सेम ऐसे ही बनेंगे। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। बाय द वे अगर आ जाए तुम उर्दू पढ़ना जानते हो, तो कैसे बनेगा, कमेंट में बताइएगा। तुम उर्दू पढ़ना जानते हो तो हो जाएगा यू नो हाउ टू रीड उर्दू। वह हमेशा सच बोलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है पुरुष, यानी कि हे। अब क्या है, यहाँ पे हमेशा लगा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा बच्चों एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। और एडवर्ब्स की पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सेंस, अर्थ के अनुसार प्लेस की जाती है। एडवर्ब का जहां पे पोजीशन बैठ रहा होगा, जहां पे उसका सेंस सही फिट हो रहा होगा, वहां पे उसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाता है। तो ये चूंकि एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय सूचक क्रिया विशेषण, इसलिए इसको सब्जेक्ट के पड़ोस में ही लिखेंगे। ही ऑलवेज, ये आपको आउट ऑफ रूल लग रहा होगा कि सर में तो सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब लिखा है डायरेक्ट, ये ऑलवेज कहां से घुस गया, ये घुसता है बीच में। देखिए एडवर्ब जो है, एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड
इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो क्रिया विशेषण होते हैं बच्चों, उनको वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में, वाक्य के अंत में कहीं पर भी रखा जा सकता है, लेकिन उसका सेंस समझते हैं उस हिसाब से, सेंस के हिसाब से, समझ के हिसाब से। ही ऑलवेज, अब मुख्य क्रिया क्या है इसमें, मेन वर्ब क्या है, बोलना। बोलना बोले तो स्पीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, स्पीक ज्यों की त्यों नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए स्पीक को भी सिंगुलर करना पड़ेगा एस जोड़कर। अगर यहाँ पे कोई ऐसी क्रिया होती जिसका लास्ट लेटर ओ होता, सी एच होता, डबल एस होता, एस एस होता, तो ई एस जोड़ देते। अब ऐसा नहीं है तो यस जोड़ देंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स, वह हमेशा बोलता है, वह हमेशा बोलता है। क्या बोलता है? सच बोलता है। तो सच से पहले दा लगता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये दा जो है, टी एच ई दा, इसको दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। ये दा नहीं दादा है। ये बीच बीच में कहाँ किसके लग जाता पता ही नहीं चलता है। बच्चों चिंता नहीं करिएगा, ये दा और दादा का झंझट खत्म कर देंगे। कहाँ लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, तुरंत ही जानेंगे आप 2 सेकंड में, बस कहाँ लगेगा कहीं नहीं लगेगा। ये ऐसे है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये तो जबरदस्ती वाला है ना, ये लग जाता है, जहां देखो तहां लग गया। और नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ गलत हो जाएगा, द ट्रुथ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनेगा, उसी में बताएंगे। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलता है। फिर नेक्स्ट है, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा सेंटेंस? देखिए यहाँ पे जनरल इवेंट नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, नो। यहाँ पे पढ़ के देखिए आप, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। वाट एक्सप्रेसेस दिस सेंटेंस, यह सेंटेंस क्या व्यक्त करता है? हैबिचुअल एक्शन, आदत। आदत पता चल रही है हम लोगों को। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, एक सामान्य सी बात है। भौंका करते हैं मतलब उनकी आदत है, हैबिट है। तो ध्यान देने योग्य बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल एक्शन जब आता है और हमारा सब्जेक्ट एज अ नाउन होता है, संज्ञा के रूप में, तो क्या करते हैं, मात्र आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, बस। यहाँ पे डॉग्स हो जाएगा, डॉग्स कुत्ते। मुख्य क्रिया क्या है? भौंका करते हैं, यानी कि बार्क मीन्स ही भौंकना होता है, करना। की बच्चे बच्चियां डू लगा देते हैं, डू नहीं लगता है, लगता है लेकिन हर जगह नहीं। जैसे तुम अपना काम करते हो तो लगेगा यू डू योर वर्क, तुम काम करते हो यू वर्क, तो वहां पे डू नहीं लगेगा। वैसे ही सिस्टम है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं, किस पर? अजनबियों पर। अब यहाँ पर की इंग्लिश आ गई, प्रीपोजिशन। अब सोचेंगे आप लोग तो हमने तो पढ़ा ओ एन आन आन मीन्स पर होता है, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ आन नहीं लगेगा, एट लगेगा। एट क्यों लगता है? जब कांटेक्ट नहीं होता है, होता कोई किसी के पास में ही है। एक नाउन दूसरी नाउन या प्रोनाउन के पास ही में होती है, लेकिन उनके जो है आपस में क्या नहीं होता है, टच नहीं होता है। तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स बोले तो अजनबियों, स्ट्रेंजर्स बोले तो अजनबियों। स्ट्रेंजर मीन होता है अजनबी, अपरिचित, अननोन पर्सन। ठीक है। अब देखिए कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स हो गया। अब यही अगर लिखा होता फिफ्थ नंबर, कुत्ता अजनबियों पर, अजनबियों पर, या इसको भी प्लूरल ही रखते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहाँ आदत नहीं है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, सामान्य सी बात। तो केवल लिखने का अंतर है। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। देखिए भाई,
द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, इसमें द लग गया, इसमें नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैप्चुअल एक्शन था, यहाँ पे हैप्चुअल एक्शन जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जनरल इवेंट है, सामान्य सी घटना है, इसलिए द लग गया। तो मुझे लगता है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इस पर एक रूल और है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन होता तो, सब्जेक्ट मान लो कोई आई भी यू दे ही सी इट में से होता तो उसमें तो प्रोनाउन में तो द लगता नहीं है। तो कैसे बनाते हैं? उसका एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इज एम आर अकस्टम्ड टू प्लस वर्ब, उसमें अकस्टम्ड टू लग जाता है। कमेंट में बताइएगा, अगर जरूरत होगी तो भी लिखा देंगे। जरूरत हमें तो नहीं लगता, ऐसी अभी जरूरत लगभग नहीं है। मैं आप लोगों को टेंस किस उद्देश्य के साथ पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए और आप यूपी बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सन 2025 के एग्जाम अच्छे से दे पाए। इसलिए जल्दी जल्दी टेंस रिपीटेशन हो जाए, उसके बाद नरेशन, वॉइस एंड मैनी मोर। तो ये समझ में आप लोगों के आ गया होगा। इसी पर बेस्ड ऑन मैं कुछ आप लोगों को सेंटेंसेस देता हूं जो आप करके दिखाना। ठीक है, लिख लीजिए, फिर क्लीन कर देते हैं। अभी दोस्तों एक बात और बता दें, अभी बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोगों को बता रहे हैं ताकि समझ में आए आपके। छोटे सेंटेंस जब सीख जाएंगे उसके बाद बड़ा सेंटेंस कैसे बनता है वो भी चंद सेकंड में आप जानेंगे, विद इन द सेकेंड। ठीक है, नोट कर लिया होगा, क्लीन कर देते हैं। ये आपके लिए HW है। ये सेंटेंस मैं कल मैच करवाऊंगा। पहला है, शीला पंजाबी बोलना जानती है। शीला पंजाबी बोलना जानती है। तुम तैरना जानते हो। ये दोनों दोस्तों एक सेंटेंस जो मैंने बनवाया है, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं या तुम अंग्रेजी पढ़ना जानते हो, उसी पर बेस्ड ऑन है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनना है। बस क्रियाएं थोड़ी थोड़ी सी बदली हैं, सब्जेक्ट्स बदले हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना, आपको रूल वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, तुम तैरना जानते हो। अगला है, पक्षी शाम को आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी शाम को आकाश में उड़ा करते हैं। ये आप लोगों को करना है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 10 सेंटेंसेस बनाते रहना है। देखिए, ग्रामर तभी आएगी जब आप ट्रांसलेशन करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली ट्रांसलेशन करते रहें आप। अपनी एक्सरसाइजेस बुक में जो गिवन है, दी गई अभ्यास वाली प्रश्नावलियों को प्रतिदिन हल करते रहिए। जो टेंस आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है, उस टेंस पर आधारित जितने भी सेंटेंसेज हैं, प्रतिदिन 10 सेंटेंस जरूर बनाओ, अन्यथा ग्रामर सिर से ऊपर निकल सकती है। केवल ग्रामर में सूत्र याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, पहचान याद कर लेना विल नॉट बी इनफ, काफी नहीं होगा। नो,
देखिए, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। केवल अभ्यास से ही मनुष्य परफेक्ट हो सकता है। तो अभ्यास, आप अंग्रेजी के लिए, ग्रामर के लिए अभ्यास ट्रांसलेशन ही है। ट्रांसलेशन का बारंबार अभ्यास करते रहें। पहली बार बनाएंगे गलती होगी, दूसरी बार बनाएंगे थोड़ी सी गलती होगी, तीसरी बार बनाएंगे संभवतः कोई गलती ना रहे। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। 10 सेंटेंस आप रोज बनाएंगे प्रतिदिन। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ा दिया है, तो इसके ही सेंटेंस बनाइए आप। 2-3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर डालिए, तभी आपको आ पाएगा। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, क्लीन कर देते हैं। इतने बना लेना, और ये टेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंग्लिश को हिंदी में कैसे बनाते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, सब कुछ बताएंगे मित्रों। आप बस पूरा वीडियो देखा करिए, आधा अधूरा देखने से कोई काम चलने वाला है नहीं। चलिए, अब निगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करे जाएंगे। इस समय बैड कोल्ड है, मुझे जुकाम है, इसलिए चेहरे से झलकता होगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद अस। तो समथिंग इज रॉन्ग विद अस में ये है, आई हैव सीवियर बैड कोल्ड, अत्यधिक जुकाम है। निगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, फॉर, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट एंड प्रॉपर नाउन, यानी कि एक वचन, एक वचन कर्ताओं, वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग, यह तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी सेंटेंस में तब। क्या फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1, बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS प्लस फुल स्टॉप। दोस्तों, अफर्मेटिव और निगेटिव में फुल स्टॉप लगता है अंत में, ध्यान रखना इसको। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS। जैसे एग्जाम्पल, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हमें देना है, तो मैं नहीं लिखना है। वह तुम्हें नहीं जानता है, वह तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो बच्चों, वह है, वह एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो वह बोले तो ही। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। कितनी, दो, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट विल बी यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी डज नॉट का प्रयोग एक वचन के कर्ताओं के बाद में होगा। डज नॉट का प्रयोग एक वचन के कर्ताओं के बाद में होगा। और स्ट्रक्चर में अभी और चीजें जो छुट्टी हैं बताता हूं, तो हो जाएगा ही डज नॉट, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब क्या है, जान, बोले तो जानना। ही डज नॉट नो, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, बोले तो यू। ही डज नॉट नो यू, ही डज नॉट नो यू।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया के बाद में मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद में कर्म। यानी कि कर्म को साइड में कर दीजिए। तीन चीजें हमेशा साथ साथ रहती हैं, तीन चीजें हमेशा साथ साथ रहती हैं। अफर्मेटिव निगेटिव में तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आर्डर थोड़ा सा बदलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट उठ करके दो शब्द या तीन शब्द के बाद लगे, नहीं हो सकता, नेवर। तीन चीजें आपको याद रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तीन चीजें प्रमुख होती हैं किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। ये हो गया कर्ता, ये हो गई सहायक क्रिया, ये हो गई मुख्य क्रिया। ये तीन चीजें तो हमेशा साथ में ही रहेंगी असेंडिंग ऑर्डर में। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, यानी कर्ता सबसे पहले, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया। ये अफर्मेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब देखिए, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल कॉमन नाउन्स, यानी कि बहुवचन कर्ताओं मैं, हम, तुम, वे तथा अन्य बहुवचन की जातिवाचक संज्ञाओं के लिए क्या होगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS प्लस फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जब होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल अगर होगा तो डू नॉट लगेगा। एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट। यानी कि सब्जेक्ट जब एक वचन होगा, कर्ता एक वचन होगा, तो सहायक क्रिया डज नॉट लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में, और जब कर्ता बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया डू नॉट लगेगी। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। हम शाम को अखबार नहीं पढ़ते हैं, हम शाम को अखबार नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, सब्जेक्ट क्या है, हम बोले तो मैं, हम, तुम, वे, माने बहुवचन है, बहुवचन वाले में लिखा है ना, तो हम की अंग्रेजी हो गई वी। अब अभी बताया, हम जब बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगना है, डू नॉट। बहुवचन के लिए डू नॉट, एक वचन के लिए डज नॉट। समय हो चुका है 8:05। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। वी डू नॉट, वी डू नॉट हो गया, कर्ता हो गई, सहायक क्रिया हो गई। अब क्या आएगा, मुख्य क्रिया। बताया था ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, तीनों एक साथ रहती है। तो मुख्य क्रिया क्या है हमारा, शाम को अखबार के साथ कौन सी क्रिया करना होता है, पढ़ना होता है। तो पढ़ना बोले तो रीड, यानी कि कर्ता यहाँ मिलेगा, सहायक क्रिया यहाँ पे मिलेगी, और मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ में रहती है, क्योंकि सहायक क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया की मदद कर रही होती है, तो साथ ही में रहेंगी दोनों। जो जिसकी मदद करता है वो साथ ही में रहता है ना, वही बात है।
तो सहायक क्रियाएं हो गई, यानी कि सहायक क्रिया के साथ ही में मुख्य क्रिया होना है, तो पढ़ बोले तो पढ़ना। वी डू नॉट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं? अखबार। रीड द न्यूज पेपर। वी डू नॉट रीड द न्यूज पेपर, हम अखबार नहीं पढ़ते। कब नहीं पढ़ते हैं भाई? कब नहीं पढ़ते हैं? शाम को। यानी कि एक चीज और ध्यान रखना, अधिकांशतः सेंटेंसेज में, हिंदी के सेंटेंसेज में कर्ता का जो पड़ोसी होता है उसकी अंग्रेजी सबसे आखिरी में जाती है। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है। कमतर मामले हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर मामले हैं जिनमें कर्ता का पड़ोसी सबसे आखिरी में जाता है। हिंदी के वाक्य में कर्ता का पड़ोसी होगा ये, अंग्रेजी के वाक्य में सबसे आखिरी में रहेगा। तो शाम को बोले तो शाम में, यानी कि इन दी इवनिंग। इन दी इवनिंग। इवनिंग की स्पेलिंग भूल जाते हैं लोग, मॉर्निंग की स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो याद रखने का तरीका है, इवनिंग लिखना है इवन इंग। इवन हो जाएगा। इंग बोले तो ING, इंग हो जाएगा। मॉर्निंग याद करना है, मॉर्न इंग, MORN, मॉर्न इंग, ING, मॉर्निंग हो जाएगा। तो वी डू नॉट रीड द न्यूज पेपर इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। ठीक, मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। घड़ी कर रही है इशारा कि क्लास को करा जाए ओवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। आज सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अपने मित्रों को, नीडी पर्सन्स को, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।